मेरा नाम कैप्टन अनिरुद्ध घोष है। आप लोग मुझे पूर्व कैप्टन अनिरुद्ध घोष भी कह सकते हैं, क्योंकि नेवी की भाषा में मुझे सम्मानजनक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया था, या फिर ये कहें कि मुझे किनारे लगा दिया गया था। इसके पीछे का कारण था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक ऐसा लेबल है जो वे उन कर्मचारियों पर चिपका देते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। उनका ये मानना था कि मेरी ये हालत युद्ध का आघात झेलने के कारण हुई है, लेकिन सच तो ये था कि मुझे बस शांति चाहिए थी। इसलिए जब मुझे डिपार्टमेंट ने इस थेरेपी असाइनमेंट के बारे में बताया तो मैं सोच में पड़ गया। ब्लैक वाटर लाइट हाउस, नाम ही कितना अजीब था। ये लाइट हाउस एक अलग थलग वीरान जगह पर मौजूद एक बड़ी सी चट्टान पर बना हुआ था, जिसका काम था समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाना। मुझे वहां उस लाइट हाउस की देखरेख के लिए 3 महीनों के लिए भेजा जा रहा था, या फिर यूं कहें कि मानसिक शांति पाने के लिए भेजा जा रहा था। मुझे वहां तक ले जाने वाली एक छोटी टग बोट के कैप्टन ने पूरे रास्ते मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। वो बस उस बोट के डीजल इंजन के शोर में घुटता हुआ खामोशी से सिगरेट पीता रहा। वहां की हवा में नमक और समुद्री शैवाल की गंध घुली हुई थी। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने उस लाइट हाउस को पहली बार देखा। वो किसी रोमांटिक तस्वीर जैसा नहीं था। वो उस काली चट्टान से बाहर निकला हुआ बिल्कुल उसके नुकीले दांत जैसा लग रहा था। समुद्री लहरें उससे किसी पागल जानवर की तरह टकरा रही थीं। मैंने बोट कैप्टन से पूछा, क्या हम पहुंच गए? उसने मेरी तरफ बिना देखे ही हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर बोला, आपका सामान पहुंच जाएगा कैप्टन, अगला चक्कर 15 दिन बाद। और फिर वो मुझे उस वीराने में छोड़कर वहां से चला गया। मैं उसे आंखें फाड़े उस बोट में जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल ना हो गया। फिर मैं बुझे हुए कदमों से धीरे धीरे उस चट्टान में खुद ही लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने वहां चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। वहां दूर दूर तक किसी इंसान की मौजूदगी की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। चारों तरफ बस उस अनंत समंदर का पानी ही पानी फैला था। एक नेवल ऑफिसर होने के नाते मैं समंदर को काफी करीब से जानता हूं। मैंने प्रशांत की गहराई और अरब सागर की गर्मी देखी है, लेकिन ये पानी कुछ अलग ही था। लाइट हाउस के ठीक नीचे का पानी दूसरे समंदरों के पानी की तरह गहरा नीला नहीं था। उसमें एक अजीब सा अप्राकृतिक कालापन था और उसके भीतर एक हल्की सी चमक थी, जैसे वो किसी तरह के तेल की परत हो जो अपने भीतर रोशनी सोख रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पानी मुझे घूर रहा हो। मैं खुद से बुदबुदाया, बकवास। लेकिन जैसे वो एहसास मेरे मन में घर कर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी विशाल जीवित चीज की पलक पर खड़ा हूं और उस पानी की गहराई से एक आंख लगातार ऊपर की ओर झांक रही हूं। मैंने अपना बैग उठाया और लाइट हाउस के उस भारी जंग लगे दरवाजे को पीछे की ओर धकेला। भीतर सब कुछ काफी अच्छी तरह से व्यवस्थित था। सोने के लिए एक छोटा सा कमरा, एक किचन और एक मुख्य कंट्रोल रूम। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे वहां पहले से ही कोई मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन वहां की हवा में घुली वो सीलन की गंध मुझे काफी अजीब लगी। जल्दी ही रात भी हो गई। प्रोटोकॉल के हिसाब से अब मुझे उस लाइट हाउस के ऊपर की ओर बने लैंटर्न रूम में जाकर वहां की बत्ती चालू करनी थी। मैं धीरे धीरे उन सर्पल सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाने लगा। मेरे हर कदम के साथ लोहे की आवाज उस समूचे लाइट हाउस में गूंज रही थी। मैं किसी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। लॉग बुक भरना, लेंस की सफाई, बैरोमीटर की रीडिंग, यही मेरा काम था, या यूं कहें यही मेरी दिनचर्या थी। जब मैं ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने उस विशाल लैंटर्न को करीब से देखा। वो कांच और पीतल से बना एक शानदार टुकड़े जैसा लग रहा था। मैंने जब उसका स्विच ऑन किया तो एक धीमी भिनभिनाहट के साथ उसकी रोशनी ने उस अथाह समंदर को चीरना शुरू कर दिया। मैं कुछ पल वहीं खड़ा चारों तरफ घूमती हुई उस रोशनी को ध्यान से देखता रहा। सब कुछ बिल्कुल शांत था और फिर मैंने वो आवाज सुनी। वो उस लाइट हाउस के ठीक नीचे से आ रही थी, बहुत ही धीमी, जैसे कोई उस काली रंगत वाले पानी के भीतर से बोल रहा हो। मैं वहीं जम गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, हवा है, ऐसी जगहों पर हवा अक्सर ऐसी ही अजीब सी आवाजें करती रहती हैं। लेकिन तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी। वो इतनी साफ नहीं थी कि उसके शब्द पहचाने जा सकें, बस एक धीमी सी फुसफुसाहट थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यही लक्षण
मेरी उस मानसिक बीमारी के भी थे जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताए थे। मैं बुदबुदाया, मैं पागल नहीं हूं। और यह साबित करने के लिए मैं उस लैंटर्न रूम की बाहरी बालकनी में चला गया और नीचे की ओर झांकने लगा। लाइट रूम से निकलने वाली उस रोशनी की तेज बीम उस काले पानी पर पड़ रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां समुंदर की तेज लहरें उठ रही होंगी, लेकिन इसके उलट वहां का पानी बिल्कुल शांत था। मैंने वहां पर जो देखा वो बहुत ही अजीब था। वो उस पानी के ठीक नीचे हिलते हुए धुंधले आकार के इंसानी चेहरों जैसे लग रहे थे। अनगिनत धुंधले से इंसानी चेहरे जो पानी की सतह के ठीक नीचे तैर रहे थे और उन सब के मुंह खुले हुए थे। ये देखकर मैं एक झटके से पीछे हट गया। मेरी सांसें अटक गईं। मैं पलटकर लाइट हाउस के भीतर की ओर भागा और हैच को जोर से बंद कर दिया। मैंने हाँफते हुए कहा, यह सिर्फ मेरे मन का वहम है। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है और यह सब उसी के कारण महसूस हो रहा है। लेकिन उस रात मैं उस कमरे में वापस फिर से नहीं गया। मैंने नीचे के मुख्य कमरे में बत्ती जलाकर सोने की कोशिश की। दूसरी रात तो इससे भी ज्यादा मुश्किल भरी थी। मैं खुद से ही नाराज था। मैंने अपने पूरे करियर में बहुत सी भयावह परिस्थितियों का सामना किया था। मैंने तूफानों का सामना किया था, समुद्री डाकुओं से निपटा था और यहां मैं इन परछाइयों से डर रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, आज रात मैं बस अपने काम पर ही ध्यान दूंगा। मैं ऊपर लैंटर्न रूम में गया। इस बार मैं बालकनी पर नहीं गया। मैंने लॉगबुक भरी, मौसम की जांच की, लेंस भी साफ किया और आज मैंने जानबूझकर नीचे देखने से भी परहेज किया। धीरे धीरे घड़ी की सुइयों ने रात के 9 बजाए और इसी के साथ वो आवाजें भी आना शुरू हो गईं। आ जाओ, वो आवाजें पानी के अंदर से गूंज रही थीं। लाइट हाउस के ठीक नीचे वाले उस काले रंग के पानी के भीतर से। मैं चिल्लाया, चुप हो जाओ। मुझे लगा कि शायद ये आवाजें मेरी दिमागी कमजोरी की उपज हैं और इस बात को साबित करने के लिए मैं गुस्से में उस बालकनी पर वापस गया और नीचे की ओर झांका। अब वो धुंधले चेहरे वहां नहीं थे, वो वहां से जा चुके थे। वो काले रंग का पानी अब बिल्कुल शांत और स्थिर था। मैंने एक राहत भरी सांस ली। देखा, कुछ भी नहीं है यहां। लेकिन तभी वो पानी की सतह हिली और उसमें से एक चेहरा उभरा। वो बिल्कुल स्पष्ट था। वो चेहरा हूबहू मेरे अपने चेहरे जैसा ही था। वो पानी की ऊपरी सतह के नीचे फंसा हुआ मेरी ही आंखों से मुझे घूर रहा था। उसका मुंह जैसे एक खामोश चीख में खुला हुआ था और आंखें जैसे किसी अनजान खौफ से फट पड़ने वाली थीं। ये देख मैं कांपता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा और मेरा सिर एक झटके से वहीं मौजूद एक लोहे की रेलिंग से जा टकराया। ये मेरा वहम नहीं हो सकता था। वहां पर जो हो रहा था वो सब कुछ बिल्कुल असली था और मैंने वो सब अपनी जागती हुई आंखों से देखा था। मैं घिसटता हुआ अंदर आया और सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। जैसे ही मैं उस मुख्य कमरे में पहुंचा तो वहीं फर्श पर गिरकर हाँफने लगा। मेरी घबराहट बढ़ चुकी थी। मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना था। मुझे अब आबादी से किसी इंसानी मदद की जरूरत महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने उस कमरे में रखे पुराने रेडियो सेट की ओर घूरा। वहां पर मौजूद यही एकमात्र आबादी से संपर्क का साधन था। मैं उसकी ओर लपका और वो माइक उठाया। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? ब्लैक वाटर लाइट हाउस से कैप्टन अनिरुद्ध घोष बोल रहा हूं। कोई है? ओवर। लेकिन दूसरी ओर से सिर्फ एक घरघराहट की आवाज आई। मैंने रेडियो के नॉब घुमाए, फ्रीक्वेंसी बदलने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। मैं हताश होकर कुर्सी पर गिर पड़ा। लेकिन तभी वो पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया और स्पीकर से एक तेज घरघराहट की आवाज आने लगी। मैंने धीरे से कहा, हेलो। फिर उस शोर के बीच एक आवाज आई। ये बिल्कुल एक खराब लाइन पर बात करने जैसा अनुभव था। सुनने में वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में घुटते हुए बोल रहा हो। मैं वहीं पर जैसे जम गया। बत्ती बत्ती मत बुझाना कैप्टन, नहीं तो वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उस आवाज में एक गहरा दर्द छुपा हो। कुछ पलों बाद रेडियो फिर से बंद हो गया। मैं उस रेडियो पर जैसे चीख पड़ा, कौन ऊपर आ जाएगा? अरे कौन बकवास कर रहा है? लेकिन वो रेडियो अब पूरी तरह से खामोश हो चुका था। उसे किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन यह खामोशी पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने मुझे कैप्टन कहा था। शायद वो मुझे जानता था कि मैं कौन हूं।
उसकी वो आवाज जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और डर से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी हालत अब दिनों दिन खराब होती जा रही थी। मैं 2 दिनों से सो नहीं पाया था। मुझे ठीक से भूख नहीं लग रही थी और मेरा पूरा दिन कॉफी और डर के साए में ही निकल जाता था। लेकिन अब भी मैं किसी तरह अपना काम कर रहा था, बत्ती जलाना, लॉग भरना। लेकिन अब यह अनुशासन नहीं था, यह मेरे भीतर का डर था, क्योंकि रेडियो ने कहा था कि बत्ती मत बुझाना कैप्टन, नहीं तो वो ऊपर आ जाएगा। एक रोज मैं उस लाइट हाउस की बालकनी में खड़ा बाहर की ताजी हवा अपने फेफड़ों में भरने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त सूरज डूब रहा था। तभी मेरी नजर समुद्र के उस काले रंग के पानी पर पड़ी। मैंने देखा कि उसमें अजीब से बुलबुले उठ रहे थे। देखने में वो बुलबुले सामान्य नहीं लग रहे थे। वो दूधिया इंद्रधनुषी रंग के सामान्य से काफी बड़े बुलबुले थे। वो गहराई से पानी की ऊपरी सतह पर आते और फट जाते, और जब वो फटते तो उनमें से कुछ शब्द बाहर निकलते। वो शब्द सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से जब पहला बुलबुला फटा तो आवाज आई, आग, डेक पर आग लगी है। दूसरा फटा तो आवाज आई, पानी, फेफड़ों में ठंडा पानी भर रहा है। असल में ये यादें मेरी यादें नहीं थीं। ये उन लोगों की यादें थीं जो इस समंदर में डूब चुके थे। और जब उन बुलबुलों में से आखिरी बुलबुला फटा तो उससे एक सवाल गूंजा जो मेरे लिए ही था, कैप्टन, आपने हमें क्यों नहीं बचाया? मैं कांपने लगा। फिर वहां की हवा में एक नाम की फुसफुसाहट हुई, एक ऐसा नाम जिसे मैंने सालों पहले दफन कर दिया था, सागर नंदिनी। मैं चिल्लाते हुए लाइट हाउस के अंदर की ओर भागा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नहीं, नहीं! वहां की हवा अब भारी और नम लग रही थी और दीवारों पर सीलन जमा हो गई थी। मैं किचन काउंटर पर झुका अपनी सांसों काबू करने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने अपनी नजर उठाई तो मैंने अपने सामने की दीवार पर जमी उस नमी को ध्यान से देखा। नमी की वो बूंदें दीवार पर नक्शे बना रही थीं, और वो नक्शे लगातार बदल रहे थे, जैसे कोई उन्हें मेरी आंखों के सामने खींच रहा हो। वो नक्शे इसी समुद्र तल के थे, और उनमें से एक नक्शा इसी जगह का था जिस जगह पर यह लाइट हाउस बना हुआ था। वो नक्शे एक खास जगह पर इशारा करते हुए बदल रहे थे, जो इस चट्टान से लगभग 3 नॉटिकल मील की दूरी पर थी। शायद वो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं मुख्य कमरे में गया और अपने पुराने नेविगेशन चार्ट्स खोले। वो हमेशा मेरे बक्से में ही रहते थे। मैंने जब उस जगह के कोऑर्डिनेट्स की जांच की जो दीवार पर बन रहे थे, तो मेरे हाथ से वो कंपास छूटकर नीचे गिर गया। वो जगह तो आधिकारिक चार्ट पर खाली दिख रही थी, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से मालूम था कि वहां पर क्या था। असल में वहां सागर नंदिनी का मलबा था। ये सब कुछ एक दूसरे से किसी कड़ी की तरह जुड़ता जा रहा था। ये जगह, ये पानी और ये आवाजें। असल में ये मेरी कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, और न ही ये मेरी कोई थेरेपी असाइनमेंट थी। ये एक बुलावा था, शायद मुझे मेरे गुनाहों को याद दिलाने के लिए। सागर नंदिनी मेरा पुराना जहाज था, जिसमें सालों पहले आग लग गई थी, जिसमें सिर्फ मैं ही जिंदा बच सका था। बाकी के 12 लोग मारे गए थे। हम उस रात एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। मैं उस दीवार को घूरता रहा। हम इसी लाइट हाउस से सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, और उस रात लाइट हाउस की बत्ती बंद थी। मुझे यह एहसास होते ही उस लाइट हाउस के बाहर एक जोर का तूफान आ गया। हवा जैसे चीखने लगी। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह लाइट हाउस के शीशों से टकराने लगी, जैसे वो तूफान मेरे भीतर चल रहे तूफान का आईना हो। समुंदर में उठने वाले उन अजीब से बुलबुलों की आवाजें अब लगातार हवा में गूंज रही थीं। धुआं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं कैप्टन। सिग्नल कहां है? अचानक वो रेडियो भी फिर से चालू हो गया, और अब वो बंद नहीं हो रहा था। बस उसमें से एक घरघराहट की आवाज आ रही थी, और बीच बीच में एक घुटती हुई आवाज भी। सागर, नंदिनी, ये सब चीजें मुझे पागल कर रही थीं। मैं घबराकर उस लाइट हाउस में ऊपर से नीचे बस भाग रहा था, अपने कानों पर हाथ रखे उन कर्कश आवाजों को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं चीखा। मैं क्या कर सकता था? मैं भी तो वहीं पर था, उसी जहाज पर। फिर मैं औंधे मुंह उस मुख्य कमरे की फर्श पर गिरा, अपनी झूठी याददाश्त को संभाले हुए। मैं अंधेरे में चीखा, मैं वहीं पर था। मैं भी उस आग और धुएं के बीच फंसा था। मैं भी सिग्नल का इंतजार कर रहा था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बस मेरा दिमाग इस याद को पकड़े हुए था, क्योंकि यही मेरा कवच था।
मैं एक पीड़ित था, उस जहाज में अकेला बचने वाला। बत्ती बंद थी, इसलिए मैं किसी को बचा नहीं पाया था। फिर बाहर का वो तूफान एक पल के लिए थम गया और फिर उस समुद्र में एक विशाल बुलबुला फूटा जो मेरी याददाश्त जितना बड़ा था। उसने मुझे वो सच्चाई दिखाई जिसे मैंने खुद से भी छुपाया था। असल में मैं उस वक्त उस जहाज पर नहीं था। हे भगवान, मैं इसी लाइट हाउस में था। मैं उस रात एक अस्थाई शोर रोटेशन पर था। मेरी ड्यूटी यहीं पर थी। मैंने सागर नंदिनी में आग लगने की खबर रेडियो पर सुनी थी। मैंने ये भी सुना था कि वो अपने बचाव के लिए मेरी ही तरफ आ रहे हैं और उन्हें इस लाइट हाउस की बत्ती के सिग्नल की सख्त जरूरत थी। लेकिन तभी मैंने रडार पर एक धब्बा देखा, एक अनजान धब्बा। मुझे लगा कि यह दुश्मन का कोई जहाज है और प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने इसे युद्ध की स्थिति मानकर इस लाइट हाउस में ब्लैकआउट कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं एक बड़े हमले को रोक रहा हूं और मैंने कैप्टन अनिरुद्ध घोष ने उस रात लाइट हाउस की बत्ती बंद कर दी थी। मैं फर्श पर पड़ा रो रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। असल में रडार पर दिखने वाला वो धब्बा कोई दुश्मन का जहाज नहीं था। वो बस एक मालवाहक जहाज था जो गलत रास्ते पर आ गया था, या फिर वो मेरे मन का एक वहम था। लेकिन सागर नंदिनी वो असली था और मेरे 12 साथी, मैंने उन्हें मार डाला था। मेरी वो दिमागी बीमारी और मेरी वो युद्ध के आघात की कहानी, वो सब एक झूठ था। असल में ये एक ढाल थी जो मेरे मन ने अपराध बोध से बचने के लिए बनाई थी। मैं एक पीड़ित नहीं था, मैं एक अपराधी था। अब तूफान थम गया था, बाहर का भी और मेरे भीतर का भी। सब कुछ खामोश हो गया था। अब ना कोई डर था और ना ही कोई घबराहट। बस मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन था। अब कर्ज चुकाने का वक्त था। मेरे साथी मुझसे मेरी गलती का हर्जाना मांग रहे थे। मैं धीरे धीरे उठा। मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे। मैं धीरे धीरे उन सर्पल सीढ़ियों से चढ़कर वापस उस लैंटर्न रूम में गया। रेडियो की आवाज सही थी, बत्ती नहीं बुझनी चाहिए थी। मैंने उस रात बत्ती बुझाई थी। आज रात मैं इसे जलाऊंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब यह बस एक कैप्टन के आखिरी काम के तौर पर था। मैं उस लैंटर्न के पास पहुंचा। मैंने उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। शायद तूफान की वजह से उसका मैकेनिज्म जाम हो चुका था। मैं बुदबुदाया, चल भी जाओ। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से उस व्हील को धक्का दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो बत्ती अचानक अपने आप ही घूम गई। लेकिन वो मेरे छूने से नहीं घूमी थी। अचानक ऐसा लगा जैसे वो पूरा लाइट हाउस ही झुक गया हो। फिर उस लैंटर्न से निकलने वाली किरण सीधे समुद्र में गिरी, सीधे उस आंख में। फिर उस लाइट की बीम ने उस काले पानी को जैसे चीर दिया, लेकिन वो पानी की सतह से प्रतिबिंबित नहीं हुई, जैसे पानी ने उसे पूरी तरह से सोख लिया हो। फिर उस रोशनी में, गहराई में मैंने उन्हें देखा। वो 12 नहीं थे, वो हजारों आत्माओं की चमकती हुई आंखें थीं। वो सब मुझे देख रही थीं। ये उन इंसानों की आत्माएं थीं जिन्हें इस सागर ने कभी निगल लिया था। असल में वो समुंदर एक कब्रिस्तान था और अब मैं उसका नया निवासी था। सुबह जब वहां बचाव दल पहुंचा तो वो ब्लैक वाटर लाइट हाउस जल रहा था। आग उसके भीतर लगी थी, शायद किसी इलेक्ट्रिकल ओवरलोड के कारण। यह बहुत अजीब था। कैप्टन अनिरुद्ध घोष का वहां कोई पता न चला। पूरा टावर खाली था। लॉग बुक में आखिरी प्रविष्टि 3 दिन पहले की थी। कई दिनों की खोजबीन के बाद भी जब कैप्टन अनिरुद्ध घोष का कोई पता न चल सका तो बचाव दल उन्हें मृत मानकर वहां से वापस चला गया। अगर आप ये कहानी सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।